नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। 4 सीटों पर उपचुनाव और प्रशांत किशोर का धुआंधार चुनाव प्रचार। पहली बार प्रशांत किशोर ने दल का ऐलान किया और अब उनके 4 कैंडिडेट चुनावी मैदान में। प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी पदयात्रा के दौरान और अब चुनावी कैंपेन के दौरान आरजेडी पर हमला बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव के एजुकेशन से लेकर तमाम सवाल उठा रहे हैं, नीतीश कुमार पर भी हमला कर रहे हैं, लेकिन इन हमले के बीच प्रशांत किशोर कुछ ऐसे मामले रहे जिसमें खुद भी घिरते नजर आए। क्या प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव नाक का सवाल है और आगे की राजनीति के लिए प्रशांत किशोर के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? इंद्रमोहन सर, कई ऐसे मुद्दे रहे जहां प्रशांत किशोर भी इस चुनावी कैंपेन में घिरते नजर आए, चाहे राजनीतिक विश्लेषकों के नजरिए से या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो आरोप लगते, अब तो खुद वो दल बना ही चुके हैं। प्रशांत किशोर लोगों को घेर रहे हैं या कुछ जगहों पर खुद भी घिर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में पहले तो घिरे। हालांकि जब उन्होंने पार्टी की घोषणा की उस वक्त ये लग रहा था कि वो अपने उम्मीदवार से लोगों को चौंकाएंगे और उम्मीदवार अगर अच्छा चुनाव लड़ जाते हैं तो पहली बार इसी उपचुनाव में विधानसभा चुनाव से पहले ही वो अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश कर ले जाएंगे, एक बड़ा मैसेज दे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्हें उम्मीदवारों को बदलना पड़ा तो उससे यही लगता है कि उनकी तैयारी कहीं ना कहीं आधी अधूरी तैयारी के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन जो 2 लाइन आपने कही कि वो घेर रहे हैं या घिरते चले जा रहे हैं, देखिए प्रशांत किशोर इस पूरे उपचुनाव में घेरने की कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार को उतारा है और उनका जो चुनावी कैंपेन है, देखिए प्रशांत किशोर कमाल के चुनावी रणनीतिकार हैं। इससे पहले उन्होंने बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति तैयार की है। वो एकमात्र अभी तक इस उपचुनाव में दिखने वाले किसी पार्टी के नेता हैं जो हर क्षेत्र में जा रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा हर एक उम्मीदवार के दरवाजे को तो खटखटाया गया है, उनसे बातचीत की गई है। अब आप देखिए, इसी का नतीजा था कि जीतन राम मांझी को वो बयान देना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि इनके लोग घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि फॉर्म भराइए और 1 लाख रुपया ले जाइए। उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी उनका जवाब दिया था। तो इस तरीके का बयान बताता है कि प्रशांत किशोर का फैक्टर काम तो कर रहा है, वो घेरने में सफल है। बल्कि अगर आप दूसरा फैक्टर देखें तो प्रशांत किशोर इकलौते ऐसे नेता हैं इस पूरे या जनस्वराज एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इस उपचुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार के उतारने के बाद से कहीं ना कहीं आरजेडी के वोट बैंक में तो वो सेंधमारी कर गए, उन्होंने वो भरोसा ले लिया है। तो प्रशांत किशोर घेरने में तो लेकिन सफल रहे हैं। 2-3 जगहों पर जैसे घिरने वाली बात रही। एक तो जब वो एजुकेशन पर सवाल उठाते हैं, तेजस्वी यादव के एजुकेशन पे, तो चारों प्रत्याशी जो प्रशांत किशोर के हैं उनके एजुकेशन पर सवाल उठे और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पर अपनी राय रखी और प्रशांत किशोर को भी बाद में कहना पड़ा कि हम तेजस्वी यादव के एजुकेशन पर सवाल नहीं कर रहे हैं, उनके घर में अगर कोई 2-2 चीफ मिनिस्टर है तब वो नहीं पढ़ पाए। उन्होंने के कामराज का भी उदाहरण दिया। तो यहां पर डिफेंसिव नजर आए। एक सवाल ये, दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा सर। और दूसरा सवाल ये कि प्रशांत किशोर चूंकि इतने बड़े रणनीतिकार हैं फिर भी 2 जगहों पर उनके उम्मीदवार को बदलना पड़ा, क्या ये पहले जानकारी प्रशांत किशोर को नहीं थी जब वो इतने बड़े चुनावी कैंपेनर हैं? तो ये दोनों सवाल लोग सोशल मीडिया पर खूब पूछते हैं, लाइव सेशन के दौरान भी पूछते हैं, क्या जवाब होना चाहिए? देखिए, जब तक आप प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार थे तब तक ठीक था, लेकिन जब पार्टी बनाकर अब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो ये तो तय है कि अब तो पर्सनल सवाल भी होंगे और उनकी तैयारियों को लेकर भी पूछा जाएगा। तो जो पहला है कि उन्होंने जिन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, ये उम्मीदवार जरूर कहीं ना कहीं कहें तो जल्दबाजी की दिए हुए उम्मीदवार हैं। जी, हालांकि उन्होंने इसका एक क्राइटेरिया तय किया था कि 4 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार दिया जाएगा। उन चारों को जनता के बीच जाके अपने लिए तैयार करना था कि क्या वो उनकी पहली पसंद हो सकते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा हमने एक सीट पर होता हुआ देखा भी जब उन्होंने कैंडिडेट सबसे बाद में ऐलान किया। लेकिन बड़ी बात ये कि ये अधूरी तैयारी का नतीजा है कि प्रशांत किशोर ऐसे करके घिरे। और दूसरी बड़ी बात, जब आप सोशल लाइफ में आते हैं तो इसके बाद आप जब आरोप लगाते हैं तो आपको ये देखना होगा कि इन आरोपों का जवाब भी आएगा। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जैसे ही इन नेताओं ने अपनी पूरी कुंडली चुनाव आयोग को सौंपी तो पूरी कुंडली खोल दी गई और इसमें ये उन्हीं पॉइंट पर घिर गए जिस पे प्रशांत किशोर घेर रहे थे। तो ये आप मान सकते हैं कि ये उम्मीद थी लोगों को कि जनसुराज जब उम्मीदवार इस बार उतारेगी चुनावी मैदान में तो ये दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा अच्छे चेहरे हो सकते हैं। लेकिन ये पढ़ाई लिखाई के मामले में कहीं ना कहीं ये उम्मीदवार घिरे जरूर। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बदलना पड़ा, देखिए प्रशांत किशोर को तो उम्मीदवार तकनीकी कारणों से बदलना ही पड़ता है। एक तो
बिहार के मतदाता सूची में उनका नाम ही नहीं है, तो वो उम्मीदवार हो ही नहीं सकते थे। दूसरों के साथ भी उन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। तो किस तरीके की इनकी बातचीत हो रही थी, ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर की ये तैयारी बताती है कि इनकी प्रशांत किशोर अकेले 243 सीटों को मैनेज नहीं कर सकते। और फिलहाल ये 4 सीटों के उदाहरण ने ये बताया कि अगर 4 सीटों पर इतनी खिचड़ी पक सकती है तो 243 सीटों के गुनागणित को कैसे प्रशांत किशोर हैंडल करेंगे, या इनके साथ के जो मौजूदा लोग हैं वो भी इसे ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर। जो समिति अगर बनाई आपने, 4 लोगों की समिति बनाई, फिर उसके नीचे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट को उतारने के लिए इन्हें इतनी दिक्कत हो रही है और कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा भार प्रशांत किशोर के ऊपर है। पर अकेले प्रशांत किशोर क्या क्या करें ये देखना होगा। एक और सवाल इसमें महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा घेरने और घिरने वाली बात है, प्रशांत किशोर के लिए यह चुनाव इससे ज्यादा महत्वपूर्ण 2025 का चुनाव होगा, जब वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यहां अगर आंशिक सफलता भी प्रशांत किशोर को मिलती, तो अगर मिल सकती है तो उनके लिए एक बड़ी बात होगी। लेकिन अगर इन चारों सीट पर प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिलती है तो 2025 का चुनावी कैंपेन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये ज्यादा हमलावर होंगी प्रशांत किशोर की पार्टी पर। देखिए, इसमें 2 चीज है। एक चीज समझना होगा कि प्रशांत किशोर को इस चुनाव में खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी खोएंगे नहीं इस चुनाव में। दूसरी बड़ी बात कि उनका उम्मीदवार अगर 1000 वोट भी लाता है तो वो परसेंटेज में बहुत बड़ा फिगर दिखने वाला है, क्योंकि उनके पास तुलना करने के लिए पहले का कोई डेटा नहीं है। यानी कि उनके उम्मीदवार 0 से 1000 वोट पे आएंगे, और इस 4 में से 2 सीट तो ऐसी है जिसपे जीत हार का अंतर बहुत कम वोटों का रहा है। तो प्रशांत किशोर मुझे नहीं लगता कि अगर वो एक भी सीट नहीं जीत पाते हैं, लेकिन उनके कैंडिडेट का वोटिंग प्रतिशत 4 या 5% भी आता है तो वो बड़ा उलट-फेर तो कर लेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि इस डेटा के साथ वो लोगों को बता पाएंगे कि हम पहले चुनाव में उतरे, 30 दिन पहले हमने उम्मीदवार तय किया और 30 दिन के अंदर ही हम इतना वोट लेके आए, कुल वोट हमारा ये रहा। अगर आप ये मान के चलिए कि अगर उनके उम्मीदवार की किसी भी सीट पर जमानत जब्त होती है तब मुश्किल होगी प्रशांत किशोर की। ठीक है, चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि जब परिणाम आएंगे तो प्रशांत किशोर के जो चारों उनके जो कैंडिडेट हैं वो उनका प्रदर्शन किस तरह से रहता है। बहरहाल प्रशांत किशोर के लिए ये चुनाव कितना हरकुलेंट टास्क है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव में कमाल कर पाएगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।